क्षमा कर दिया ये 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप देखेंगे मेरे और बीरू की सौजन्य से। और आज कौन कौन गेस्ट जुड़ने वाले हैं हमारे शो में, पहले आपको ये बता देते हैं, उसके बाद मार्केट की बात करेंगे। हमारे साथ पिछले शो से सचिन और मानस कंटिन्यू करेंगे और विकास सालुंके जुड़ेंगे हमारे साथ, और कुछ देर में हम जुड़ेंगे गौरव बिस्सा जी को भी। और आज बजट को लेकर जो खास चर्चा होनी है मार्केट पर, उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देवेन चोकसी, किया चोकसी की तरफ से, और बहुत ही दिग्गज नाम मार्केट में, काफ़ी समय से मार्केट में एक्टिव है। इनसे बात करेंगे। काफ़ी बजट देखे इन्होंने, इनफैक्ट सारे बजट देखे होंगे, तो ये जानेंगे कि मार्केट के लिए क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहा है 18,100 प्रोटेक्ट करने की, लेकिन थोड़ा वीक है निफ्टी, और बैंक निफ्टी उसके बनस्पत थोड़ा सा मजबूती दिखा रहा है, तो 42,400 पर बैंक निफ्टी। और निफ्टी की वीकनेस में जो मेन स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इनफैक्ट एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं, उसमें आप नोटिस करेंगे कि निफ्टी को गिराने में आज पूरा का पूरा आईटी स्टॉक्स का हाथ है। हालांकि ये बात ध्यान रखिए कि आईटी स्टॉक्स वैसे स्ट्रांग हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा रहे हैं। 13 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फोसिस की तरफ से। कोटक थोड़ा सा वीक है और रिलायंस में वीकनेस है। अपसाइड पर एक्सिस और एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और लार्सन एंड ट्यूब्रो करीब 4 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। एफएनओ में टॉप गेनर हमने सुबह से डिस्कस किया, सारे टारगेट्स मीट हुए, वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई है उसमें, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। और जो सेकंड टॉप गेनर है वो है यूपीएल, उस पर भी आपको कॉल दी गई थी। तो ये दोनों स्टॉक्स इस समय अच्छे करते हुए। टॉप लूजर एफएनओ में क्या है? अदानी एंटरप्राइजेस, जो करीब 4% नीचे है। एफपीओ आना है उसका ऑब्वियसली, और टोरेंट पावर, वो भी करीब 4% नीचे। बीरू जी हाँ, और एक बार जरा आप एलएनटी लेके आइए जनाब। अभी हमने ट्रेड लिया था एलएनटी का करीब 1267 पे, 2283। गजब। इसे कहते हैं प्री बजट बाइंग। इसका ही हल्ला है जनाब। कैपिटल गुड्स और लीड कर रहा है एलएनटी, और इस वक्त सुर्खियां इसलिए बटोर रहा है क्योंकि ये एलएनटी का, इसके करियर का नया हाई। और मैं आपको एक बात बताऊं, 29 जून यानी मोटा मोटी अगर आप ले लें तो सेकेंड हाफ ऑफ CY22 इसने मूव दिया 1445 से लेके लगभग समझ लीजिएगा कि यस, यानी करीब 600, 630, 680 रुपए का। और आज की तारीख में अगर आप देखें 2280 पे। गजब मूव यहाँ पे दिया। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। विकास सालुके जी, गौरव बिस्सा जी, सचिन जी और मानस जी। सचिन, पहले आपका आउटलुक एक बार चाहूंगा एलएनटी पे। नाउ इट्स 2279। क्या करे इस वक्त ट्रेडर जो इस वक्त लॉन्ग है इस पे? वृंद जी, क्लियरली यहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर लगभग अराउंड 2200 लेवल के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था। जो राउंडिंग बॉटम है उसका ही पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 2340 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है वो शायद और भी कंटिन्यू होना चाहिए। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 2230 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स रिटेन करने चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही 2340 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉक आ जाता है, वहां पर मुझे लग रहा है पोजीशंस रिव्यू करने की जरूरत होगी। एडीएक्स में भी ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ था परसों के सत्र में, एंड उसी का फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। एंड अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन भी होता है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए हेल्दी होगा। सो 2340 के लक्ष्य के लिए अभी भी एलएनटी में खरीदारी करने की ही सलाह। ओके, 2340 के लक्ष्य के लिए। अच्छा, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू ले रहा था मैं। पहले गौरव जी से बात करते हैं। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन कॉल इस वक्त के। गौरव जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो स्टॉक्स है वो मेरे आउट परफॉर्मिंग स्पेस में से रहेंगे, निफ्टी मेटल इंडेक्स में से रहेंगे। पहला जो स्टॉक है वो है वेदांता। अगर आप देखेंगे तो वेदांता में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। ये स्टॉक ना उतना परफॉर्म नहीं कि अगर आप कंपेयर करो जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या हिंडाल्को नाम से कंपेयर करें। और अब इसमें ब्रेकआउट आना चालू हुआ है। आवली चार्ट से ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। डेली चार्ट से भी एक अच्छी फॉलो बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 314, 315 का होगा। ऊपर में आप 345 तक के लेवल्स के लिए
इसको प्ले कर सकते हैं, तो वेदांता जो है मेरा पहला नाम होगा। दूसरा नाम जो है वो भी मेटल स्पेस में, जैसे मैंने कहा, नेशनल एल्यूमिनियम है। यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न बना है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में। यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में जो रैली शुरू हुई थी निचले स्तरों से, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट पे आके वहां पे डबल बॉटम बना है और अब फॉलो थ्रू बाइंग नजर आई है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमको नजर आया है। तो यहाँ पे आप 82 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय कर सकते हैं और लक्ष्य यहाँ पे जो होंगे वो 92 के होंगे। गौरव के ये दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल इंडेक्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में जो पॉजिटिव बाउंस बैक देखने मिला था, हालांकि ऊपर में 18,200 18,270 एक नेक्स्ट इमीडिएट रजिस्टर यहाँ पे मार्केट में देखने मिल सकता है। बट आज मुझे लगता है कि वापस थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड हाफ में। और सेक्टर स्पेसिफिक बोलो तो मुझे मेटल पैक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेरा टाटा स्टील मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए 120 पे कंफर्टेबली। वो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है उसके ऊपर सस्टेन तो हो पा रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में 135 के टारगेट के लिए टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 117 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में हमने देखा है कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में ये काउंटर इसी रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। उसका एक ब्रेकआउट जो है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का, उसका ऑलरेडी 3 दिन पहले आ चुका था। बट वहां पे जो प्राइस मोमेंटम है वो अभी भी यहाँ पे रुकी हुई है और मुझे लगता है 3 दिन से इसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 956 के टारगेट के लिए इसको बाय करके जाना चाहिए। नीचे में 918 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। तो गोदरेज सीपी मेरा सेकंड काउंटर रहेगा जहां पे मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखने मिल सकता है। गोदरेज सीपी अगर आप देखें, आपका एक स्ट्रॉन्ग पिक है आपका स्क्रीन पे। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है काफी सारे सीमेंट पैक्स में एंड अल्ट्राटेक पे मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक डबल टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है जो लेवल है अराउंड 7250 के आसपास, मुझे लग रहा है वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स अल्ट्राटेक सीमेंट में ऐड करने हैं 7100 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 7330 पे एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी अल्ट्राटेक फ्यूचर्स में। ऑन द लॉन्ग साइड आई थिंक जुबिलेंट फूड्स में काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। 500 के आसपास का एक अहम रेजिस्टेंस था, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इसने पार कर दिया था कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव नजर आ सकती है। सो 525 के लक्ष्य के लिए जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 499 के स्टॉप लॉस के साथ। जुबिलेंट फूड्स मेरा देखें आप बाय करेंगे, आपका स्क्रीन पे 504 पे ट्रेड करता हुआ। और दो ट्रेड्स लेते हैं यहाँ पर। मानस जी भी इस मंच में है। मानस, आपके दो ट्रेड्स और निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में है और वो प्रेशर निफ्टी बैंक पे भी आ रहा है। बट निफ्टी करीब करीब 18,080 जो ट्रेजेक्ट्री हमने परसों क्लोजिंग में रीगेन की थी और कल गैप अप के साथ अगर आप देखें क्रॉस कर दी, वो सरेंडर करता हुआ और एक्सपायरी डे। तो आपके दो ट्रेड्स और निफ्टी पर आपकी राय है? देखिए, निफ्टी पे मेरी राय ये है कि शायद करीब 20-25 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिले, लेकिन लोअर लेवल पे निफ्टी शायद सपोर्ट ले लेगा क्योंकि अभी भी इस इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेकआउट देखने को मिला था, अब वो सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो आई थिंक लोअर लेवल पे बाइंग आ सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल भी मैंने स्टील अथॉरिटी की बात की थी आपके शो में और उसमें 90 वाला कॉल ऑप्शन भी रिकमेंड किया था। ₹2.25 के आसपास, ₹3 के आसपास के आज हाईज बने। अभी भी आज के पैटर्न को देख के भी लगता है कि सेल में अभी पोटेंशियल है करीब ₹4-5 का। तो सेल में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 89.90 ये कैश लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। 96 के टारगेट सेट करने हैं और 90 वाला कॉल ऑप्शन नहीं। अब अगर आपको लेना है, आपने कल ट्रेड नहीं लिया तो 92 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹1.60 का ट्रेड हो रहा है, ₹1 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ₹3 के टारगेट आपको इस कॉल ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जो आपने मॉर्निंग में बोला था और मैं उस टाइम बहुत कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अब मैं काफी कंफर्टेबल हूँ और वो टीवीएस मोटर्स है, क्योंकि 3 दिनों के जो हाईज थे उस स्टॉक ने उसको ब्रीच कर लिया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका स्पॉटिंग था और अभी मेरी भी सहमति है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए टीवीएस मोटर्स पे। ऊपर की तरफ 1035 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर और उसके लिए असीम को जोड़ेंगे थोड़ी देर में। वोडाफोन आइडिया ने लाइसेंस फीस जमा नहीं की है, पैसे ही नहीं उनके पास तो कहाँ से करेंगे जमा। और
उसके लिए उनको एक नोटिस दिया गया है। लेकिन देखिए मार्केट में अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक बार वो पुट वाले आंकड़े वापस ला सकते हैं क्या डायरेक्टर साहब? एक बार वो वापस समझ लेते हैं। वो जो 3 पुट्स थे 18,100, 18,000 और जो 18,050 वाला जो पुट हमने डिस्कस किया था, 18,150, 18,100 और 18,000 ये पुट्स ले आते हैं। तो 18,150 वाला पुट तो अब बैकफुट पर है बहुत क्लियरली। वो तो खैर कल बहुत जाती हो गई थी, माने उस लेवल के आप एकदम करीब थे, उस लेवल की पुट राइट करनी नहीं चाहिए थी। 18,100 और 18,000 की पुट एक बार जरा इंडिविजुअल भी ले आ रहे हैं दोनों, 18,100 की पुट और 18,000 की पुट, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। पहले 18,100 की पुट ले आइए और उस पर एक बार देखते हैं कि क्या मूव बन रहा है, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो 18,000 की भी पुट डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए 18,100 नहीं, कॉल नहीं पुट, कॉल तो गिरेंगी, कॉल तो खैर गिरनी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पुट लेकर आइए 18,100 की, और एक्चुअली मैं अपनी स्क्रीन पर भी देख लेता हूँ उसको। ये देखिए 18,100 की पुट। अब प्रीमियम कल जब बंद हुआ तो 26 रुपये था, और 26 रुपये पे आपने अगर 18,100 की पुट बेची है और अब वो हो गया 56 रुपये, तो आप क्या करेंगे ये सोचिए आप। और ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और यहाँ से अगर और गिरी है, यही आज सुबह हमारी एक कमेंट्री थी वीरो कि आज अगर मार्केट में फंसने का डर किसको है, कॉल राइटर को फंसने का डर है या पुट राइटर को फंसने का डर है? क्लियरली पुट राइटर को फंसने का डर है, और यही यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी में आज ये पुट राइटर फंसा है, और अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ये वापस वो जोन में गया तो। जो हमारा एक कल भी व्यू था कि एक मार्केट में अभी भी पिंग पोंग का गेम चल रहा है, ऊपरी लेवल पर सेल करना है, निचले लेवल पर बाय करना है। तो कल थोड़ा सा HDFC बैंक ने वो सेटअप बिगाड़ दिया था, लेकिन आज वापस अब हम वो लोअर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। अपर लेवल टेस्ट किया आपने 18,150, 18,200 के, वहाँ से रिजेक्शन, अब वापस मिडल ऑफ द रेंज में आ गए। अब निफ्टी की जो रेंज रही है रीसेंट रेंज, उसके अब एकदम मिडल ऑफ द रेंज पर आ गए हैं। चलिए अब असीम को जोड़ लेते हैं और बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया को जो नोटिस मिला है उसकी। असीम गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, जो टेलीकॉम कंपनियां उनको हर तिमाही में अपनी लाइसेंस फीस दूरसंचार विभाग के पास जमा करनी पड़ती है, और ये कंपनियों को 15 दिन का वक्त दिया जाता है कि आप अपनी लाइसेंस फीस सरकार के पास जमा करा दीजिए। तो वोडाफोन आइडिया को 15 जनवरी तक लाइसेंस फीस जमा करनी थी, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंपनी ने इस पर डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी को करीब 780 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस जमा करनी थी, लेकिन कंपनी ने मात्र 78 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस सरकार के पास जमा की है। तो अब सरकार कंपनी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। कंपनी को शोकस नोटिस भेजा जाएगा कि बताइए आपने इतनी कम लाइसेंस फीस जमा क्यों की है, और सरकार कंपनी के पास ऑप्शन है कि अगले 15 दिनों के अंदर कंपनी ब्याज के साथ पैसे चुका दे, लेकिन ब्याज भी कंपनी को काफी सारा देना पड़ेगा। MCLR प्लस 2% के जो मार्केट रेट है उसके साथ 2% का ब्याज कंपनी को देना पड़ेगा। तो खासतौर पर कंपनी के पास फंड की काफी कमी है। कंपनी ने बैंक्स को डायल किया कि आप हमें इमरजेंसी लोन दीजिए, 7,000 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से मांगा, लेकिन अभी तक बैंकों ने कोई भी रिवार्ड बैक कंपनी को नहीं दिया। तो अगर ये सरकार को ये लाइसेंस फीस अगर नहीं मिलती है तो सरकार लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइसेंस कंडीशन है उसमें साफ लिखा गया है कि अगर कंपनी लाइसेंस फीस नहीं देती है और पेनल्टी और ब्याज के साथ अगर एक बार सारा मामला बन जाता है तो उसके बाद सरकार लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस जो है शुरू कर सकती है। तो कंपनी को अगले 1 से 2 दिन के अंदर सरकार कंपनी को इसको लेकर के नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। ओके, शुक्रिया असीम जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। अब एक काम करते हैं, बजट से बाजार की उम्मीदें और मार्केट आउटलुक, इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज हो गई है 19 तारीख, और ये ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को छुट्टी है, तो आज का सेशन निकालने के बाद 1 और 3, 4 और 1, 5, और उसके बाद 2 दिन और 7 ट्रेडिंग सेशंस बचेंगे बजट के लिए। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या आउटलुक है, क्या डर है, और क्या ये डर लाजमी है, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ KR चोकसी होल्डिंग्स के देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन भाई गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारा टाइटल है मार्केट मांगे मोर, लेकिन मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं कुछ वापस कैपिटल गेंस टैक्स पर कुछ ना हो जाए। क्या ये बजट में अब यही रह गया है, बस कैपिटल गेंस टैक्स को मत टच करिए, बाकी आप कुछ भी करिए तो मार्केट खुश हो जाएगी? क्या इसी तरीके से बजट का एक वो समझा जाए? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। आई थिंक सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स की एक चर्चा कर लेते हैं। गवर्नमेंट को मार्केट की तरफ से 4 अलग अलग टैक्स मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले STT मिल रहा है, जहाँ करीबन 21,000 करोड़ का आई थिंक अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है मार्केट के अंदर से, विच इज द क्लीनेस्ट मोस्ट टैक्स, एफिशिएंट मोस्ट टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। दूसरी तरफ ST शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसके अंदर आई थिंक ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के ऊपर आपको टैक्स मिल रहा है। आई थिंक दैट इज आल्सो सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स, तो द ब्रेकअप इज नॉट अवेलेबल।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल का दायरा है, उसके अंदर गवर्नमेंट अच्छी तरह से वो भी टैक्स कलेक्ट कर रही है. विथ राइजिंग मार्केट दिस अमाउंट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. एंड आई थिंक दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हम एक देखने जा रहे हैं कि ओवरऑल डिविडेंड के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है. तो कंपनी के सोर्स के ऊपर भी कलेक्ट कर रही है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ में आता है उसमें भी कलेक्ट कर रही है. तो आई थिंक ये चारों तरीके से गवर्नमेंट ऑलरेडी मार्केट के माध्यम से टैक्स ऑलरेडी कवर कर रही है. मैं नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी इमीडिएट नीड है कि जहाँ पे ये आपको ज्यादा टैक्स लगा के कोई ज्यादा पैसा लेने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि करीबन $130 बिलियन का कंट्री के अंदर ऑलरेडी फंड्स आ रहे हैं एफडीआई और एफपीआई के मिला के. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल नॉट अलाउ द रिदम टू ब्रेक. एट द सेम टाइम आई थिंक मार्केट को कोई एडवर्स इम्पैक्ट आता है तो शायद नियर टर्म के अंदर रूपी के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी गवर्नमेंट को जानकारी है. So I would not probably, I think, venture a guess saying that I think government wants to charge more amount of tax from the market. Maybe some amount of period adjustment they may do in case of long-term investments. But in my viewpoint, I think larger amount of scope should be there to tax more on the derivative side of the trade. Beyond that, I don't think too much of speculation is required from the market point of view. ओके हालांकि ट्रेडर्स कहेंगे कि डेरिवेटिव्स को क्यों इतना टैक्स किया जा रहा है, मतलब खैर वो अलग चर्चा है. एक्चुअली इस पर एक पूरा शो बन सकता है और हम डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन रेवन भाई, और फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से? चलिए ये तो हो गया कि क्या नहीं आना चाहिए. जो डर है मार्केट को क्लियरली समझ में आता है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नर्वस भी है. क्या आना चाहिए बजट में, आप क्या उम्मीद करेंगे? सो आई थिंक मेरे ख्याल से अनुज ये बजट के अंदर एलोकेशन के ऊपर ही ध्यान दे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो थ्रस्ट यहाँ से चालू रहेगा. ऑलरेडी रोड मैप तो क्लियर है, 110 लाख करोड़ का 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना है. गए साल में 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ था. ये साल में गिवन द काइंड ऑफ राइज इन द टैक्स कलेक्शन, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट एलोकेट हो सकता है. जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चारों इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला जुला के जो हिसाब से गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सेट किया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द थ्रस्ट विल कंटिन्यू टू बी देयर. एट द सेम टाइम जो हिसाब से पीएलआई के अंदर गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर जो एडिशनल फंड एलोकेट किए हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग that government is wanting to create, I think, further amount of allocation into PLI schemes of different industries. करीबन 14 सेक्टर के अंदर आज की तारीख में PLI schemes के अंदर funds गवर्नमेंट ने किए हैं, and I think around 2 lakh crore worth of allocation is expected in this particular area, which could possibly go up because PLI के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि I think overall industry का export भी बढ़ा है, particularly mobile या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ज्यादातर थ्रस्ट देंगी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों के ऊपर गवर्नमेंट का थ्रस्ट ज्यादा रहेगा फ्रॉम द एलोकेशन ऑफ अमाउंट, एज पर एलोकेशन ऑफ अमाउंट इज कंसर्न. जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, और बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन है 9 ट्रिलियन की सर यहाँ पर आवंटित करने की इस बजट में. सर यहाँ पे आप अगर कंफर्टेबल हो देवेंद्र जी, स्टॉक पिकिंग का ऑर्डर क्या रखेंगे? क्योंकि लास्ट स्पीच से, बजट स्पीच से लेकर अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल स्विंग हमने इन्हीं कंपनियों में देखा. कैपिटल गुड्स में, एलएनटी में, कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में. सर आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त लार्ज कैप में और मिड कैप में, अगर कंफर्टेबल हो तो आप? तो आई थिंक ये प्रोसेस मार्केट के लिए चालू रहेगा डेफिनेटली फॉर श्योर. Capital goods and the technology sector coupled along with capital goods, I think definitely would be the prime attracting points for the investors. जैसे सीमेंस का भी हमने रिसेंटली के अंदर एक ऑर्डर बुक का पोजीशन देखा फ्रॉम द रेलवे साइड. ये एक आई थिंक इंडिकेशन दे रहा है कि ओवरऑल कैपिटल गुड क्षेत्र की कंपनी के लिए ये शुरुआत का समय होना चाहिए, क्योंकि आप अगले 10 साल के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो कैपिटल गुड सेक्टर कैन नॉट लैग बिहाइंड. एंड आई थिंक लाइक्स ऑफ सीमेंस, लाइक्स ऑफ एबीबी, एलएनटी, they would remain in prime focus for sure, and the portfolio investors will not remain disappointed with these companies, particularly when you ended up buying these companies in the corrective falls in the market in given opportunities. That would be the best time to add this stock into the portfolio.
बट जहां तक ओवरऑल एलोकेशन ऑफ फंड्स का सवाल है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बैंकिंग क्षेत्र को काफी हद तक एक एक्सपेक्टेशन अपना है कि इसके अंदर आगे के लिए समय के लिए आई थिंक द क्रेडिट ग्रोथ विल पिक अप एंड पिक अप वेरी स्मार्टली. सो सम ऑफ द लार्जर बैंक्स जिसके पास क्षमता है बड़े AUM की वो लैंडिंग करने की, तो उनके लिए आई थिंक ये समय मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा. बैंकिंग क्षेत्र को इसके साथ में जोड़ूंगा along with IT and pharma. इसके अंदर सिलेक्टिव अप्रोच हमारा रहेगा आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एडिंग द पोर्टफोलियो, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द बजट पर्सपेक्टिव, but largely I think to create the balance into the portfolio along with capital goods and banking. अच्छा, अगर इसी क्षेत्र से संबंधित अगर आप देखें, मैं आपसे देवेंद्र सर प्रश्न और पूछूं, क्योंकि रियल स्टेट ने अच्छा मूव दिया, पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रांग रही, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अब सब्सटेंशियली हाई हैं वर्सेस आई थिंक जो CY22 के मिड में थे. तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इस रियल स्टेट को पुश देने के लिए कुछ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो टैक्स बेनिफिट्स थे उनको अंदर मतलब ETC में थोड़ा सा क्या बढ़ाया जा सकता है? वो स्कोप है इस बार, इतना स्कोप है इस बजट में? और ऐसे में रियल स्टेट पे या फिर एंसिलरी स्पेस में आपके बेस्ट पिक्स क्या रहेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि इवन दो द EMIs have gone up because of the rise in the interest rate and which is affecting real estate and automobile to a certain extent, but I think given the kind of disposable income in hands of people and जो हिसाब से गवर्नमेंट फंड्स पैसा स्पेंड कर रही है इकोनॉमी के अंदर, so in disposable income in hands of people is going to only increase from what it is current level. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think though it will be a little bit painful for the people to pay higher amount of EMI due to the cost increasing, ऐसा समझता हूँ कि I think it will still get absorbed. मैं इमीडिएटली नहीं मानता हूँ कि कोई ज्यादा इसके अंदर टैक्सेशन के अंदर बदलाव आएगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट मानती है कि टैक्सेशन के अंदर कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, तो शायद टैक्सेशन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आवे, ऐसा मेरा मानना है. And I think as a proxy to real estate, I have always advocated that housing finance companies are better choice. क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर शायद 1 या 2 क्वार्टर के अंदर ऊपर नीचे का दौर हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड द टाइमलाइंस, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जिन्होंने 10 या 20 साल का EMI सेट किया है, उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टेडी सेट ऑफ इनकम इज कंटिन्यूइंग for 10-20 years, as a result of which I think they are relatively better choice to have in the portfolio as a proxy to the real estate sector for investment. चलिए अब थोड़ा सी बजट से हटकर मार्केट की भी बात कर लेते हैं देवेंद्र भाई. तो एक सेक्टर जिसने काफ़ी परेशान किया 2022 में, लेकिन 2023 में अर्ली साइंस दिखाए हैं बाइंग के, वो है IT, और आज भी 2-3 IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं रिजल्ट के बाद. यहाँ पर आपका क्या व्यू है? आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए टाइम आ गया यहाँ पर लेने का, या फिर अभी अवॉइड करना है? अनुज, आई थिंक डेफिनेटली IT स्पेस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो 15 से 20% के बीच में उनका बिजनेस के अंदर ग्रोथ चालू है, ये अगले 5 या 7 साल तक चालू रहेगा, गिवन द काइंड ऑफ ऑर्डर इंटेक दैट दे आर हैविंग एंड द विजिबिलिटी ऑन दैट फ्रंट. So from that perspective, I think I have no doubt in my mind कि IT कंपनीज के लिए ग्रोथ इंजन चालू रहेगा. Even though they are on a larger base, I would think that these companies will continue to produce upwards of 15% rate of growth into their business. And given that kind of a situation, which one can visualize easily now, I would think that I think IT companies के स्टॉक को आपको 15 या 20% रिटर्न कमाने के लिए साल के अंदर हर फॉल के अंदर लेना पड़ेगा. Probably I think if you start buying this kind of stock into every corrective fall, it will be the best time to buy and probably give you that 15-20% kind of return out of them in the course of market in 12 months. अच्छा, मुझे ना एक हमारे व्यूअर ने पूछा है आपसे पूछने के लिए देवेंद्र भाई, 2 स्टॉक्स, 2 लार्ज कैप जायंट कैप स्टॉक्स जो बुल मार्केट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया जिन्होंने, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस, कि इनके साथ क्या गड़बड़ है इस समय, और आपका व्यू क्या है यहाँ पर? क्या ये दोनों स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में रखने लायक वापस हो गए? मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. ऑन द कॉन्ट्री, आई बिलीव कि बोथ कंपनीज रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग प्रोपोजिशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज देयर फंडामेंटल स्ट्रेंथ इज कंसर्न. बोथ दिस कंपनीज हैव बीन कोटिंग एट अ हायर प्रीमियम वैल्यूएशन, जिनका एक टिपिकल कैरेक्टर है, टिपिकल ट्रेट है, वो उनका चालू ही है. बट आई थिंक करंट मार्केट के अंदर जो फॉल आया है स्टॉक के अंदर, वो लार्जली जो ग्लोबल ETF के अंदर से उनका जो इंडिया एक्सपोजर कम हो रहा है, so they are basically pairing their exposure into different stocks, and which include some of the expensive stocks which are becoming victim of this kind of a fall in the market.
मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फंडामेंटल बदलाव आया है. On the contrary, I think my inclination would be more to buy these stocks in this corrective fall and stay invested for next 5 to 10 years in this. ओके, चलिए अब बैंकिंग की बात करते हैं देवेंद्र सर कि अनुज ने कहा कि जैसे कि अब बाजार को भी छेड़ना पड़ेगा, बात हम उसकी भी करनी पड़ेगी. HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, 2 लार्ज कैप बैंक्स अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, कुछ मिड कैप बैंकों के नतीजे आए. आई मीन 2 दिन पहले हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, नंबर्स ठीक ठाक थे उनके. और अच्छी बात है कि NIM सस्टेन कर रहे हैं. पिछले 6 महीने के अगर आप देखें सब्सटेंशियल रेट हाइक्स के बाद डिपॉजिट अगर आप देखें रेट सब्सटेंशियली हाई हैं. ऐसे में बैंकों ने इस स्थिति में भी अपने NIMs को काफ़ी मेंटेन कर रखा है. आपको HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक के नंबर्स कैसे लगे सर, और इस वक्त प्राइवेट बैंक्स में क्या चीज़ करना चाहिए? I think clear choice would be HDFC बैंक. रीजन सिंपल है. आई थिंक एक तरफ मर्जर हो रहा है HDFC के साथ में. That means I think the entire loan book portfolio is getting now even further more balanced. On one side, the corporate loan book. Other side, I think the retail loan book, housing finance loan book, and the priority sector loan book. ये चारों के माध्यम से देखिए बैंक को, मर्ज कंपनी को, तो करीबन अगले 4 साल, 4.5 साल के अंदर आई थिंक दे वुड पॉसिबली बिकम अबाउट 50 लाख करोड़ AUM बैंक. एंड दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग मी. क्योंकि जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया कि इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ आता है और जो बैंक की क्षमता ज्यादा है उसके लिए आई थिंक कारोबार का समय अच्छा रहेगा. एट द सेम टाइम HDFC बैंक जो अभी तक लगा रही है एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न एंड पर्टिकुलरली कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मेरा ख्याल से आई थिंक दे आर सिग्निफिकेंटली पुटिंग देयर एफर्ट्स इन बिल्डिंग द फ्रंट एंड दैट इज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म which could possibly change the entire perception of these banks going forward. तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि I think HDFC Bank would probably remain one of the best picks I think as far as investment aspect goes. It has underperformed. It has not given adequate amount of return in past couple of years or few years. I think this is going to reverse as I see it, given the kind of strong proposition that this bank is promising currently. ओके चलिए देवेंद्र भाई, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए. एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं. 18,085 अभी भी निफ्टी पर, और अभी भी थोड़ा सा एक मार्केट मूड बना रहा है कि इस लेवल को डिफेंड करना है या नहीं करना है, और देखते हैं यहाँ पर टिकता है कि नहीं. हमारे गेस्ट में अगर किसी के पास कोई फ्रेश कॉल हो, विकास सालुंके जी हैं अभी भी हमारे साथ. विकास जी, कोई फ्रेश स्टॉक आइडिया जो आपको अच्छा लग रहा हो इस समय, ऊपर या नीचे की तरफ? जी हाँ, मुझे चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है. मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 50 DMA पे वो अच्छे खासा सस्टेन हो पा रहा है, और अराउंड 302 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करते हुए ऊपर में मुझे लगता है 320 322 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखने मिल सकता है. तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसको देखूँ तो मुझे लगता है पॉजिटिव रीजन यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर में आते हुए दिखने मिले. चलिए ठीक है, हमारा समय खत्म हो गया है. शुक्रिया विकास जी. हम एक ब्रेक लेंगे. नीरज जी ऑलरेडी स्टूडियो में आ गए हैं और ब्रेक के बाद कमान संभालेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन शो करेंगे. मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत.